हेलो स्टूडेंट, तो फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हॉल में स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम मैथ का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने आपको लगातार 3 वीडियो के माध्यम से एक सैंपल पेपर सॉल्व करा दिया है। तो मैं आपके सामने फिर से एक नया सैंपल पेपर लेके आया हूँ। तो आज हम इस सैंपल पेपर के सेक्शन ए जो एमसीक्यू है उसे देखने वाले हैं। तो आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और जो आंसर है उसको आप अपने कॉपी में लिखते जाइए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दे जो मैं बोर्ड में लिख चुका हूँ, देखिए ये। इफ n इज एनी नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड्स विथ डिजिट जीरो। मीन्स हम ये चारों ऑप्शन में से हमें ये चूज करना है कि ये कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे और उसका पावर n रखने पे जीरो आएगा। तो आप देख रहे होंगे किसी भी नंबर को अगर जीरो लाना है तो उसका दोनों का मल्टीप्लाई जीरो होना चाहिए, तभी उसका पावर हम कोई कुछ भी रखें तो वो जीरो होगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 2 6, 6 का पावर n। तो 6 का पावर हम n की जगह कुछ भी वैल्यू रखें तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये कभी भी जीरो नहीं आएगा। 6 का पावर 1 इक्वल टू 6, 6 का पावर 2 इक्वल टू 36, 6 का पावर 3 इक्वल टू। तो आप देख रहे होंगे ये यूनिट प्लेस कभी भी जीरो नहीं आएगा। इकाई संख्या है, यूनिट प्लेस कभी भी जीरो आएगा ही नहीं। तो वैसे ही हम देखते हैं ये 5 2 10, 5 2 10, 10 का पावर कुछ भी रखें आप, n की जगह में हम 1 2 3 4 जो यू इन n इज एनी नंबर मीन्स n का वैल्यू अब हम कुछ भी रखें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे n का वैल्यू 1, दैट मीन्स 10, 10 का वैल्यू 10 टू द पावर 2 दैट मीन्स 100, 10 टू द पावर 3 दैट मीन्स 1000। तो आप देख रहे होंगे ये जीरो आ रहा है। तो जो हमारा आंसर है ये बी है। वैसे ही 6 2 जा 12, 12 का भी पावर 12 1 जा 12 तो 1 12 आएगा, 12 2 जा 12 का पावर 2 दैट मीन्स 144 आएगा। तो आप देख रहे होंगे ये जीरो आ ही नहीं रहा है। 4 2 जा 8, 8 का पावर 1 करेंगे 8 आएगा, 8 का पावर 2 करेंगे 64 आएगा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि 8 का पावर कुछ भी रखें तो ये जीरो नहीं आ रहा है, केवल एक है बी आंसर है। यानी हमें यहाँ पे देखना था कि कहाँ पे जीरो आना चाहिए था। तो जिस प्रोडक्ट करने पे जीरो आ रहा है वह उसी का पावर जीरो आएगा। 5 2 जा 10, यानी जो भी नंबर दिया रहेगा उसका मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, यानी लास्ट जो यूनिट है यूनिट प्लस जीरो आना चाहिए, तभी उसका पावर हम कुछ भी रखें n मीन्स कुछ भी वैल्यू n 1 2 3 4 जो भी हो सकता है तो ये जीरो आएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। तो सेकेंड क्वेश्चन है, तो सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, आप अपना सॉल्व कीजिए और इसका आंसर क्या होगा आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे गिवन है कि सम जो जीरोज है, जीरोज मीन्स अल्फा अल्फा एंड बीटा है। यहाँ पे गिवन है कि सम ऑफ जीरोज इज -5, यानी सम मीन्स जो अल्फा एंड बीटा को सम करने पे वो वैल्यू दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है -5 एंड देयर प्रोडक्ट मीन्स उसका प्रोडक्ट उसको मल्टीप्लाई करने पे हमें 6 मिलना चाहिए, गिवन है। तो हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करना है, वो कौन सा होगा आप अपना कॉपी में सॉल्व कीजिए और इसका आंसर लिखिए। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, एंड ये गिवन है -5 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अब यहाँ पे हमें ये चेक करना होगा कि अल्फा प्लस ये -b² -b/a इक्वल टू -5 कहाँ पे है। तो इसके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे तो देखिए
यहाँ पे चेक करते हैं, ये b है ये a है, तो b बाय a इक्वल टू ये आ रहा है -5/1। यहाँ से आ रहा है ये b बाय a इक्वल टू -5। यहाँ से आप चेक करेंगे तो b माइनस b यहाँ पे ऑलरेडी -5 है, a है 1, तो यहाँ पे +5 आ रहा है, तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5 आना चाहिए। यहाँ पे +5 आ रहा है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए -b माइनस b, यहाँ पे b है ये ऑलरेडी -5 है इक्वल टू 1, ये भी +5 आ रहा है तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखिए b माइनस b एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -1, तो यहाँ पे भी 5 आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -5 गिवन है और इसका रिलेशन है -b/a, तो -b/a केवल एक ही कंडीशन पे आ रहा है, आपका यहाँ पे -5 आ रहा है, यानी आपका आंसर ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स ये थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, आप ये देखिए इसका आंसर क्या होगा। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट गिवन है कि ये दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ये दो लीनियर पेयर इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा है कि x एंड y रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइन, मीन्स यहाँ पे हमें बस ये को पूछा गया है कि ये पैरेलल लाइन कौन सा इक्वेशन शो कर रहा है, इसमें से जो कंडीशन गिवन है ये कौन सा कौन सा ऑप्शन है ये आपका पैरेलल लाइन को शो करता है, बस ये आपको बताना है। तो हमें सबको पता है कि जो पैरेलल लाइन है वो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है इक्वेशन। जो पैरेलल लाइन है उसका इक्वेशन ये होता है। तो हम देखते हैं ये कौन सा यहाँ पे एक ऑप्शन में गिवन है, तो आप देख रहे होंगे ये ऑप्शन आपका डी में दिया हुआ, यानी आपका आंसर डी। ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन था, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं हम। ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आपके सामने है, हमें यहाँ ये इक्वेशन गिवन है एंड x का वैल्यू गिवन है, x का वैल्यू है 2 एंड हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करना है ये इक्वेशन से, जहाँ पे x का वैल्यू 2 गिवन है एंड ये आपका ऑप्शन है। आप देखिए सॉल्व कीजिए और आपका आंसर क्या आ रहा है अपना कॉपी में लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन बहुत इजी है। ये जो सेट है, सेट सैंपल पेपर 3 है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। उम्मीद है आप सबका क्वेश्चन बहुत इजीली बन जा रहा होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, बस ये इसका वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है। जैसे हम पुट करेंगे ये इसका k का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए ये जब x का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का पावर 2 -4 × 2 + 2 + k = 0। तो पावर ऑफ 2 दैट मीन्स 4, 5 4 जा 20 -4 2 जा 8 + 2k = 0। ये ब्रैकेट में है तो इसे ब्रैकेट में ही रहने दीजिए। हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 12 + 2 + k = 0। हम इसे ओपन करने पे 12 + 2 + k = 12, तो k = ये आ रहा है 14 = 0, तो k = -14, ये आपका आंसर है। तो आप देखिए इसका आंसर डी है। उम्मीद करता हूँ आप सबका आंसर भी -14 आया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप अच्छे से कीजिए, क्वेश्चन जरूर बनेगा आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5th क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। ये है आपके सामने 5th क्वेश्चन एपी से रिलेटेड, हमें 10th टर्म फाइंड आउट करना है। ये एपी गिवन है आपका, एपी देख रहे होंगे ये गिवन है और हमें 10th टर्म फाइंड आउट करना है। ये फिर से हल हुआ क्वेश्चन आपके सामने। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो जो अच्छे स्टूडेंट है, जो प्रिपरेशन करके गए, वो तो इस हवा में ही उड़ा देंगे। तो देखिए ये क्या करना है, ये एपी जो गिवन है यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ए का वैल्यू आ रहा है 5 एंड डी का वैल्यू 8 - 5 दैट मीन्स 3। अब हमें फाइंड आउट करना है 10th टर्म। हमें पता है n टर्म का वैल्यू है n-1d एंड हमें फाइंड आउट करना है 10th टर्म। 10th टर्म फाइंड आउट करना है
तो ए एंड डी का वैल्यू जो भी है गिवन उसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो ए इक्वल टू 5 है, एन दैट मीन्स 10, 10 माइनस 1 9 एंड डी है आपका 3। तो 5 प्लस 27 दैट मीन्स हमें मिल रहा है 32। ये आपका ए 10th आ गया 32। ये भी सबसे इजी क्वेश्चन में से एक था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर। 6th नंबर क्वेश्चन फिर से एपी से रिलेटेड है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 3, यानी हमें एसएन फाइंड आउट करना है, S5 फाइंड आउट करना है मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स हम इसका जो एपी लिखते हैं, एपी लिखेंगे तो हमें मिलेगा फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 3 6 9, इस टाइप से हमें मिलने वाला है। तो जो एपी यहाँ से मिल रहा है, ए का वैल्यू आ रहा है 3, डी का वैल्यू मल्टीपल ऑफ 3 है तो 3 ही आएगा, जिसका भी मल्टीपल होगा डी का वैल्यू वही आएगा। तो डी का वैल्यू 3 आ गया। तो हमें एस एन फाइंड आउट करना है। एस एन का फॉर्मूला हमें सबको पता है, ये सम ऑफ फर्स्ट फिफ्थ टर्म की है। तो हम फर्स्ट फिफ्थ टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 9, फिर ये 12, फिर 15 आएगा, ये आ गया, ये एल आ गया, ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म। तो एल का वैल्यू आ गया 15। तो हमें एस एन का n/2 a प्लस एल, ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। एस एन यानी हमें S5 निकालना है, तो 5/2, ए है आपका 3 प्लस एल लास्ट टर्म है आपका 15 प्लस 3 18 आ रहा है, 9 5 जा 45, यानी जो फर्स्ट फिफ्थ टर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 दैट इज 45। तो आप सबका भी आंसर 1 ही आया होगा, 45 आया होगा। तो इस प्रकार ये भी बहुत इजी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये 7th क्वेश्चन, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो केवल अब अपना सॉल्व करके देखिए, ये डिस्टेंस क्या फाइंड आउट, डिस्टेंस क्या होता है बिटवीन पी एंड क्यू। केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, आप अपने कॉपी पेन निकालिए, कॉपी पेन उठाइए, इसे सॉल्व कीजिए, तभी जाके आपका आंसर आएगा। ऐसे ही केवल वीडियो देखने से नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है, P एंड Q। ये 1,4 है, ये 4,0 है। बस हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, ये होगा +y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट x1 ये है, इसे मान लेते हैं x1, ये x2 है। तो 1 - 4 + y 4 - 0, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 - 4 - 3 प्लस ये 4 आ जाएगा, 4 - 0 4 होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9 आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करने पे 25 आएगा। अब ये 25 है 5 का स्क्वायर, तो पी क्यू इक्वल टू आएगा 5 यूनिट, ये 5 यूनिट आएगा। तो ये आपका आंसर है बी। तो इस टाइप से ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप सबका आंसर बन रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 8 क्वेश्चन फिर से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। तो इसे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर क्या आता है उसे कमेंट कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या आता है, द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाय, ये दो पॉइंट गिवन है हमें, ये मिड पॉइंट, ये ओरिजिन है। इफ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट, ये ओरिजिन एक मिड पॉइंट है,
मान लेते हैं ये इस टाइप से है, मान लेते हैं ये लाइन इस टाइप से है, ये x, y है एंड ये 2,3 है एंड ये जो ओरिजिन है ये 0 0 0 0, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मीन्स यहाँ से यहाँ जो रेशियो होगा 1/1 आएगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम सेक्शन फॉर्मूला से ये सॉल्व होने वाला है। तो आप सॉल्व कीजिए इसको, आपका आंसर क्या आता है आप कमेंट कीजिए, उसके बाद देखिए x1 इंटू ये m, इसे करते हैं x1, ये m1 है मान लेते हैं, ये m2 है। तो ये जो सेक्शन फॉर्मूला होता है x का वैल्यू होता है x1 इंटू m, x2 इंटू m1 बाय m1 प्लस m2, ये आपका वैल्यू आता है x का। तो आप यहाँ पे देख रहे हो x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू x ही मानते हैं, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x ही आएगा, प्लस x2 ये है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, एंड m1 प्लस m2 ये 2, यानी जो x का वैल्यू आ रहा है वो हमें ये मिल रहा है x1 कर लेते हैं। ये जो x का वैल्यू इसका, अच्छा x का वैल्यू हमें गिवन है ये मिड पॉइंट थ्योरम से, ये यहाँ पे मिड पॉइंट है यानी x का वैल्यू ये 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसे 0 कर लेते हैं। तो जब इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी x1 प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x1 इक्वल टू ये आ रहा है 0, ये x1 है ये y1 है। तो जो x1 का वैल्यू आ रहा है, x1 का वैल्यू आ गया -2, तो x1 इक्वल टू -2 आ गया एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम से करते हैं, तो यहाँ पे मिड पॉइंट यानी y का वैल्यू 0 है। तो देखिए ये जो y आता है मिड पॉइंट के लिए है, ये y का वैल्यू आता है y1, ये y1 है ये y2 है। तो y1 इंटू m2 प्लस y2 इंटू m1 बाय m1 प्लस m2। आप यहाँ पे देखिए y1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे m2 से, ये y आएगा, प्लस y2 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, ये y1 है, एंड m1 प्लस m2 1 प्लस 1 2 आ रहा है, एंड y का वैल्यू मिड पॉइंट पे देखिए यहाँ पे 0 है, तो ये 0 का वैल्यू यहाँ y का वैल्यू 0 है, तो इसे यहाँ पे पुट करते हैं। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही मिलेगा, तो y1 प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स y1 इक्वल टू ये भी -2 आ रहा है, यानी x1 एंड y1 दोनों का वैल्यू -2 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है -2 -3, ये कहीं पे मिस्टेक हुआ है, हाँ ये वाला, ये y का वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आना चाहिए था ये 3 आना चाहिए था, बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये 3 ये आ रहा है -3, इसे सॉल्व कीजिएगा, ये आ रहा है -3, तो x1 का वैल्यू -2 एंड y1 का वैल्यू -3। तो आप देखिए इसका आंसर है ये बी। तो उम्मीद करता हूँ आप सबका भी आंसर यही आया है, बी आया होगा, क्योंकि आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा तो आपका भी आंसर यही आएगा। तो क्या आप भी केयरफुली इसे कैलकुलेट कीजिए, नहीं तो आपका आंसर जरूर गलत आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल से रिलेटेड। यहाँ पे गिवन है कि ABC एंड PQR सिमिलर है, जो ट्रायंगल है ABC एंड PQR ये दोनों सिमिलर है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो पेरीमीटर है ABC एंड PQR का ये 42 एंड 49 है। तो हमें जो साइड का रेशियो फाइंड आउट करना है AB बाय PQ। तो जो ट्रायंगल ABC है एंड PQ है, ये ABC ये PQ
आर है, ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर गिवन है एंड इसका पेरीमीटर है वो गिवन है, ये 42 एंड 49 है। और हमें फाइंड आउट करना है एबीसी का पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर है 42 सेंटीमीटर एंड पी क्यू का पेरीमीटर गिवन है 49, आप देख रहे होंगे 49 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है ए बी बाय पी क्यू, यानी हमें इस ट्रायंगल का साइड का रेशियो फाइंड आउट करना है इस ट्रायंगल से। तो हम सबको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके साइड भी प्रोपोर्शनल होंगे। अगर इसका साइड प्रोपोर्शनल है तो इस ये दोनों के पेरीमीटर भी प्रोपोर्शनल होंगे। दैट मीन्स ये पेरीमीटर हमें गिवन है, ये एबीसी का पेरीमीटर है 42, ये गिवन है पेरीमीटर ऑफ एबीसी बाय पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर। ये दोनों हमें प्रोपोर्शनल, ये सिमिलर है तो ये दोनों का पेरीमीटर भी प्रोपोर्शनल होगा। और ये हमें गिवन है ये 42 एंड 49 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो इसका जो एबीसी का पेरीमीटर और पी क्यू का पेरीमीटर का जो रेशियो आएगा, यही रेशियो ए बी बाय पी क्यू का भी आने वाला है। तो आप इसे देख रहे होंगे 7 से डिवाइड करने पर 7 6 जा 46 एंड 7 7 जा 49, यानी ए बी एंड पी क्यू का रेशियो 6:7 आएगा। यानी जो पेरीमीटर का रेशियो है वही साइड का भी रेशियो आने वाला है, इस बात को आप ध्यान से देखिए। तो हम इसे डिवाइड करने पे 6/7 रेशियो मिल रहा है, 6:7। तो ए बी बाय पी क्यू का भी रेशियो 6/7 ही आएगा। तो आपका आंसर आ रहा है बी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आपका 10th क्वेश्चन, ये सर्कल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे गिवन है कि एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ सर्कल इज 130। तो एक सर्कल हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये एक सर्कल बना लिया हमने। तो यहाँ पे ये गिवन है कि एंगल बिटवीन टू रेडियाई इज 130। तो ये एंगल बिटवीन टू रेडियाई दैट इज 130, ये गिवन है 130 गिवन है। एंड एंगल बिटवीन टेंजेंट एट द एंड ऑफ रेडियाई इज, हमें एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, इधर एक टेंजेंट, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। तो ये टेंजेंट आपका इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो ये 130 गिवन है। हमें पता है कि जो टेंजेंट होता है यहाँ पे ये 90 एंगल बनाता है, यहाँ पे भी 90 एंगल बनाता है। और ये भी पता है कि ये दोनों का सम 180 होता है, ये दोनों का सम 180 होता है, क्योंकि ये दोनों 90 90 है, 180 हो रहा है। तो आप देखो ना, ये दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा एंगल प्लस करेंगे कि 180 होगा, ये आपको देखना है। या 180 में से 130 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर एकदम आ जाएगा। तो 180 में जब 130 आप माइनस करेंगे तो ये आपको मिलेगा 50। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए कहाँ पे ये 50 गिवन है, वही आपका आंसर आ गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है 50, तो 50 ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th नंबर। तो ये जो 11th नंबर है ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ये सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए जो रेशियो हम पढ़े थे वहां से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप इसे बहुत इजी से बना सकते हैं। तो आप कॉपी में बनाइए, आप देखिए इसका आंसर क्या है, ए बी सी या डी है। आप कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या है। तो देखिए इसे किस प्रकार सॉल्व करना है। सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 है। साइन थीटा, साइन ए मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो साइन ए इक्वल टू गिवन दिया 4/5। और हमें पता है साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये जो 4 है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड 5 है ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हम इसे लिख लेते हैं। जब ये थीटा है, ए यहाँ पे मेंशन है कि ए थीटा है, तो
ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा BC, एंड हाइपोटेन्यूज हमें पता है ये 5 है, एंड AB फाइंड आउट कीजिएगा। AB फाइंड आउट करने पे हमें 3 मिलेगा। हम सबको पता है कि ये 3 + 4 का स्क्वायर करने पे 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर करने पे 5 का स्क्वायर आता है। आपको अगर ये नहीं पता है तो आप सॉल्व करके देख लीजिए। 5 का स्क्वायर में 4 का स्क्वायर माइनस कीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको AB = 3 मिलने वाला है। तो जब ये आ गया तो हमें फाइंड आउट करना है cos A का वैल्यू फाइंड आउट करना है। cos A का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस बाय हाइपोटेन्यूज जो वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड आउट कर ले उसे आप पुट कर लीजिए। बेस है आपका 3 एंड हाइपोटेन्यूज है 5, यानी cos A का वैल्यू आएगा 3/5। इससे इजी क्वेश्चन और कुछ आ ही नहीं सकता है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इससे इजी कुछ क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो इसका आपका आंसर आ गया 3/5 यानी A। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए 12th नंबर क्वेश्चन फिर से आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ रहा है तो इसे तो एकदम हवा में आपको उड़ा देना चाहिए। फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना ली। अब यहाँ पे थीटा गिवन है तो हम इसे थीटा कर लें। देखिए ये थीटा है। अब यहाँ पे सेक थीटा = 5/4 गिवन है। अब हमें सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है आप सबको पता होना चाहिए कि जो सेक है ये कोस थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी जो कोस थीटा है उसे हम 1/sec भी लिख सकते हैं। ये आप सबको पता होना चाहिए। और कोस का वैल्यू होता है, कोस थीटा का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी जो सेक थीटा है इसका वैल्यू हाइपोटेन्यूज बाय बेस आएगा, यानी कोस थीटा का वैल्यू हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और ये गिवन है 5/4 और सेक थीटा का वैल्यू होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है। तो ये जो 5 है ये हाइपोटेन्यूज है और ये भी बेस है। 4 है ये बेस है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे बेस ये 4 एंड हाइपोटेन्यूज ये 5। तो जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन भी यही था, यही फिगर था, कुछ एक भी अलग नहीं था। बस ये 4 यहाँ पे परपेंडिकुलर में गिवन था तो 5 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस किया था 3 आ गया था, 3 का स्क्वायर आया था तो ये भी 3 ही आएगा। तो इससे इजी और क्या ही क्वेश्चन हो सकता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये टेन थीटा बाय 1/10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा ये फाइंड आउट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। टेन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अगर ये आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए, तभी ये क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। अगर याद नहीं है तो वो हो गया ये क्वेश्चन, इसे छोड़ के आप स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट है टेन थीटा का वैल्यू होगा 3/4 एंड 1 + टेन थीटा फिर परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4। ये स्क्वायर गिवन है तो हमें स्क्वायर करना होगा। इसे सॉल्व करेंगे 3/4 ये आ रहा है 1 प्लस ये इसका स्क्वायर करेंगे 9/16 नीचे बाय 1 कर सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाला को केवल सॉल्व कर रहा हूँ मैं ये वाला पोर्शन को, तो एलसीएम 16 आएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 16 + 9 दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा। 16 + 9 कीजिएगा 25/16 आएगा। और ये जो ऊपर में ये वैल्यू आया है 3/4, अब इसे हम कर लेंगे 3/4। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए इसे सॉल्व करने पे 16/25 आएगा। 4 4 जा 3 4 जा 12 एंड 25। तो जो आंसर आ रहा है ये 12/25 आ रहा है। तो ये जो रेशियो है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा इसका क्या होता है, इसको आपको याद करना होगा। अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपको याद नहीं है तो अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप कैसे सोल्व कीजिएगा। तो अभी भी टाइम है, अभी भी याद कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। तो आपका आंसर देखिए ये 12 नंबर का आंसर सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 12/25। अब देखते हैं ये कहाँ पे। देखिए ये आपका बी नंबर में, तो आपका आंसर आ जाता बी इधर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्या है। ये 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आप इसे सॉल्व कीजिए, देखिए इसका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे गिवन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप टावर हाइट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मीन्स यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, एक बड़ा सा बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से एक बच्चा यहाँ पे देख रहा है, ये बिल्डिंग यहाँ पे देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड आउट करना है, ये थीटा है, मान लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है। अब ये हाइट गिवन है और ये गिवन है टावर, एंड डिस्टेंस इज, ये यहाँ से ये जो डिस्टेंस दिया है ये 75 मीटर दिया है, आप अच्छे से पढ़िए इसे, देखिए 75 मीटर दिया है। और ये जो हाइट ऑफ बिल्डिंग गिवन है ये गिवन है, टावर बोल रहा है, टावर है ये 7√3, ये बिल्डिंग बन गया, मान लो ये मंगल टावर लो भैया। तो ये टावर का हाइट है 17√3, एंड जो डिस्टेंस है बिटवीन द फुट एंड जो ऑब्जर्वर है उसका डिस्टेंस है 75 मीटर। तो हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो ये भी एक क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो हमें पता है ये अगर थीटा है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है ये, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू होता है tan थीटा। और परपेंडिकुलर आपका गिवन है यहाँ पे, देखिए ये √3 बाय ये 75 इक्वल टू आना चाहिए tan थीटा। 75 से 75 को कैंसल आउट कर देंगे तो यहाँ पे √3 बच रहा है। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू केवल √3 बच रहा होगा, देख रहे हैं यहाँ पे 75 को कैंसल कर दे, लो भैया काट दिए, tan थीटा इक्वल टू √3 आ गया। अब हमें पता होना चाहिए कि tan थीटा को कितना, ये थीटा कितना का वैल्यू है, tan का वैल्यू कितना में √3 आता है, ये हम सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता है कि tan 60 का वैल्यू √3 होता है, यानी यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू √3 को हम लिख लेते हैं tan 60, इसे लिख लेते हैं tan 60, tan से tan कैंसल आउट, थीटा आपका बच रहा है 60। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहाँ से देख रहा है ये टावर को हाइट को देख रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है, यानी आपका आंसर है ए। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आप लगातार सॉल्व कर रहे होंगे, आप कॉपी में सॉल्व करते रहिए। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को बनाना था, और जो भी आपका आंसर अगर गलत आ रहा है तो देखिए कहाँ पे गलत हो रहा है, उसे इम्प्रूव कीजिए, सही कीजिए, कहाँ पे गलती हो रहा है, आपका वीक पॉइंट क्या है उसे पहचानिए। और जितने भी फॉर्मूला है, वैल्यू है, उसे तो आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं। नहीं तो मैथ तो कैलकुलेशन का ही पोर्शन है, कैलकुलेट करना पड़ता है, फॉर्मूला याद करना पड़ता है, बिना फॉर्मूला के तो कुछ होगा ही नहीं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14 नंबर। ये 14 नंबर क्वेश्चन फिर से आपके पास सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए ये यहाँ पे गिवन है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इंक्रीज फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई। जो सर्कमफेरेंस है उसे 4 पाई से बढ़ा के 8 पाई कर दिया, 4 पाई से बढ़ा के 8 पाई कर दिया, तो उसका एरिया में क्या इंक्रीमेंट हुआ, कितना टाइम उसका एरिया इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, क्या हुआ, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप इसे फाइंड आउट कीजिए, क्या आता है आपका आंसर देखिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो जब ये हमें पता है कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल टू ये 4 पाई से 4 पाई है। अब इसे बढ़ा के ये कर दिया 8 पाई कर दिया, 2 पाई आर को
2 पाई आर को कोई नया आया होगा, आर को ही इंक्रीज करा होगा। सर्कल में हम क्या इंक्रीज कर सकते हैं, आर ही इंक्रीज करेंगे, तभी तो उसका सरकमफेरेंस में इंक्रीमेंट होगा, उसके एरिया में इंक्रीमेंट होगा। तो हम आर में आर ही चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए क्या चेंज किया होगा, ये 4 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 2 पाई लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसीलिए 2 के फॉर्म में लिख रहे हैं, 2 इंटू 4 पाई, ये लिखा हम। तो आप देखिए यहाँ पे 4 पाई, 2 पाई को तो 2 पाई से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो लीजिए हटा दीजिए इसे 2 पाई को 2 पाई से, तो बच रहा है आर इक्वल टू 2। यानी जब ये सरकमफेरेंस पाई 4 पाई था, तब उस सर्कल का रेडियस 2 था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पाई आर है, ये बड़ा वाला आर है, क्योंकि आर चेंज हो गया, इसलिए यहाँ पे आर चेंज कर लिया आर। यहाँ पे 2 पाई को यहाँ 2 पाई से कैंसिल आउट करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई से ये पाई कैंसिल आउट, यानी r इक्वल टू यहाँ पे हो रहा है 4। यानी पहले जो रेडियस था सर्कल का और 2 था, उसे बढ़ा के रेडियस को 4 कर दिया, तो इंक्रीमेंट तो होगा एरिया में। तो अब एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा, पहले का एरिया आ रहा था एरिया ऑफ स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स आर का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का पावर 2, दैट मीन्स 4 पाई, ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, नहीं है तो कोई। यहाँ पे देखिए इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, जिसका रेडियस 4 है, तो पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है 4, तो 4 यानी 16, ये आ रहा है 16 पाई स्क्वायर, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले था 4 पाई, अब हो रहा है 16 पाई, तो कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 टाइम। आप देख रहे होंगे ये 4 टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी आपका आंसर है सी। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये भी आपका रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन था, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इसे इस टाइप से आपको सॉल्व करना था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी सरफेस एरिया से रिलेटेड, ये सरफेस एरिया से रिलेटेड है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, तो ये आपके पास 15 नंबर क्वेश्चन है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये गिवन है 216 एंड हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो ये सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको यहाँ पे तो और ज़्यादा फॉर्मूला है, तो आपको जितना भी फॉर्मूला है उसको आपको अच्छा से याद करना होगा, तभी ये क्वेश्चन इस टाइप से जो क्वेश्चन है सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं, अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए रोज दिन, जरूर याद होगा, कैसे याद नहीं होगा। तो यहाँ पे गिवन है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज, ये सरफेस एरिया गिवन है। अब क्यूब होता है, क्यूब का सरफेस एरिया हम सबको पता होना चाहिए 6a स्क्वायर है, 6a स्क्वायर है, एंड 6a स्क्वायर आपका ये गिवन है 216। अब a स्क्वायर इक्वल टू, हम इसे 216 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 6 दिया 18, 3 6 6 36, यहाँ आ रहा है a स्क्वायर इक्वल टू 36 आ रहा है, मीन्स a इक्वल टू 6 आ रहा है, a इक्वल टू हमें मिल रहा है 6। तो हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ये आप सबको पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये बच्चा जानता होगा कि ए क्यूब होता है, यानी साइड क्यूब। अब ए का वैल्यू है 6 का क्यूब, दैट मीन्स 6 का क्यूब 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, ये क्यूब है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगा। तो ये आपका आंसर देखिए कहाँ पे 216 है, ये डी आपका आंसर हो गया 216। इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो आप देख रहे हैं इस जो सैंपल पेपर है, ये वाला सैंपल पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सबका आंसर आ रहा होगा, अब आप सबका क्वेश्चन बन रहा होगा, आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा, हलवा लग रहा होगा। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। ये 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। यानी मीन एंड मोड में क्या रिलेशन आता है उसका ये एक फॉर्मूला दिया है, रिलेशन दिया हुआ है,
उसमें से हमें ये चूज करना है कि ये राइट आंसर कौन सा है। तो ये स्टेटमेंट्स है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आंसर क्या है, चूज कीजिए आप। इसका आंसर क्या है होगा आप कमेंट में कीजिए, कमेंट में कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में लिख के कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डाई से रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी ये चैप्टर से है। तो देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। यहाँ पे हमें गिवन ये फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 3। यहाँ पे आपको ध्यान से करना होगा कि ये इक्वल टू बोला है या लेस देन बोला है। यानी यहाँ पे लेस और इक्वल, यानी हमें इक्वल भी करना होगा, यानी 3 भी इंक्लूड होगा यहाँ पे। तो जो डाई होता है वहाँ पे 6 नंबर होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। जो डाई होता है यहाँ पे यही 6 नंबर होता है। तो लेस देन 0 और इक्वल टू 0, यानी हमें ये 3 ही नंबर मिलने वाला है। ये इक्वल टू 3 होगा एंड लेस देन, यानी हमको 3 नंबर मिल रहा है आउट ऑफ 6, यानी 3 नंबर मिल रहा है आउट ऑफ 6। मीन्स इसका जो प्रोबेबिलिटी है 1/2। ये भी आपका हलवा क्वेश्चन था, लुल क्वेश्चन था, एकदम लल्लू वाला। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आ रहा है बोर्ड में। ये जो सैंपल पेपर है उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जरूर आपके बोर्ड में भी इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 एंड 20। आप सबको पता होना चाहिए कि 19 एंड 20 एसर्शन एंड रीजन से होता है। तो देखते हैं ये एसर्शन एंड रीजन। तो एसर्शन एंड रीजन का जो स्टेटमेंट है उससे मैं नहीं लिख रहा हूँ कि ए बोथ रीजन एंड एसर्शन बोथ आर ट्रू एंड both are explain each other, means assertion is explaining a, इस टाइप से है जो आप सबको पता है। ये मैं आपको यहाँ पे बोर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको आंसर क्वेश्चन करा रहा हूँ 19 नंबर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 19 नंबर में ये गिवन है assertion the length of tangent drawn from a point 5 centimeter away from the center of a circle of radius 3 is 4। मीन्स यहाँ पे ये फर्स्ट एक सर्कल है, एक पॉइंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है एंड ये रेडियस। तो रेडियस गिवन है यहाँ पे, क्या क्या गिवन है बोल। The length of tangent drawn from a point 5 centimeter away from the center of circle is, radius is 3 centimeter is, radius 3 centimeter एंड ये जो डिस्टेंस है ये पॉइंट से, मान लीजिए लेते हैं पॉइंट P है, ये गिवन है, ये 4 है एंड जो डिस्टेंस ये पॉइंट P से ये सेंटर का डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर स्टार्टिंग में ही दिया है। ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये एसर्शन है। एंड नेक्स्ट रीजन में क्या है, इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियस ऑफ सर्कल इज 130। एक दूसरा ट्रायंगल ये बना लेते हैं सर्कल। तो ये रेडियस है आपका, ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया टेंजेंट, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। यहाँ पे द एंगल बिटवीन टू रेडियस ऑफ सर्कल इज, ये दोनों रेडियस है, दोनों के बीच में एंगल गिवन है 130, ठीक है मान ली ये 130। एंड एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 50। यानी जो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल ये गिवन बता रहा है, ये 50 है। तो देखिए ये दोनों सही है क्या, चेक कीजिए इसे। हमें पता है कि ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री का फॉर्म करता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। अब ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है।
हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सम ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ बेस प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ हाइट इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूस आता है, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर को प्लस करने पे 5 का स्क्वायर आना चाहिए। आ रहा है कि आप चेक कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 15 25, यानी ये 5 का स्क्वायर आ रहा है, यानी ये वाला सही है। एंड नेक्स्ट है, देखिए हाँ, ये जब 1990 का फॉर्म कर रहा है तो ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए। 50 प्लस 30 130, ये भी 180 आ रहा है, यानी ये भी सही है। यानी जो रीजन है ये एसर्शन को भी एसर्शन यानी इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करता है, यानी इसका आंसर है ए। यानी जो ये दोनों एक दूसरे, ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए को एक्सप्लेन करता है, ये आपका आंसर था ए नंबर। तो आप देखिएगा आपका सैंपल पेपर में आपके पास भी होगा, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20 नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। देखिए क्या है, तो ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू फर्स्ट सेक्शन का। तो देखिए ये असर्शन क्या है, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस डायमीटर। जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस ये रेडिया का प्रोपोर्शनल है, कहता है। फर्स्ट असर्शन कहता है कि जो डायमीटर है ये सर्कमफेरेंस का प्रोपोर्शनल है। तो जो फॉर्मूला आता है 2 पाई r इक्वल टू सर्कमफेरेंस होता है। तो आप देख रहे होंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम r को इंक्रीज करेंगे तो जो सर्कमफेरेंस है ये भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि पाई एन 2 तो दोनों तो कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे हम r का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, चेंज करेंगे, ये भी चेंज होगा। अगर इसे इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा। यानी ये फर्स्ट असर्शन ये तो सही है कि ये प्रोपोर्शनल सर्कमफेरेंस, ये डायमीटर यानी r/2 ये डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर 2r इक्वल टू डायमीटर होगा, तो हम इसे d लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी ये डायमीटर का डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है। तो नेक्स्ट देखिए द फॉर्मूला c। अब यहाँ पे यही आंसर आ गया, c इक्वल टू पाई d। तो ये जो सर्कमफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और d डायमीटर को, तो ये डायमीटर और सर्कमफेरेंस का रिलेशन, तो ये भी सही है। इस टाइप से ये क्वेश्चन का भी आंसर ए आना चाहिए था। ए भी सही है, बी भी सही है, और बी ए को रीजन को ये एक्सप्लेन करता है, ये आपका आंसर होना चाहिए था। तो इस टाइप से हम आज जो सैंपल पेपर 3 था, इसका फर्स्ट सेक्शन एमसीक्यू पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट सेशन से रहेगा। तो चलिए इसी के साथ आज अपना वीडियो को अंत करते हैं।